हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि आपको पता है, हमने स्टार्ट किया था तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, तो हमारा 10th क्लास का साइंस का ये एक चैप्टर है जो कि रसायन विज्ञान से संबंधित है। ठीक, तो पहला लेक्चर आपको मिल गया होगा, आप जाकर देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने बातें की थी, अगर आपने देखा हो तो आपको याद होगा कि किस तरीके से हमें पढ़ना था। मैंने काफ़ी सारी बातें आपको बताई। ठीक, और तत्वों के वर्गीकरण को लेकर क्या क्या कहानी होती है, हमें तत्वों का अध्ययन करना था। ठीक है, और तत्वों को एक व्यवस्थित ढंग से हमें अरेंज करना था, यानी कि व्यवस्थित करना था तत्वों के अध्ययन करने के लिए। तो ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थोड़ा बहुत, जहाँ से आपने सीखा कि डोबेराइनर टॉरॉइड्स क्या होते हैं। ठीक है, हिंदी में हमने पढ़ा था डोबेराइनर त्रिक। ठीक, तो वो कॉन्सेप्ट ठीक काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। आज हम नए कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं। ठीक, इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है जी, तो आपको पता है कि चैप्टर का नाम क्या है सर? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, तो आप कम से कम हेडिंग को हम लोग इंग्लिश में सब समझते हुए चलेंगे, क्योंकि हेडिंग का नाम इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फ्यूचर के लिए इसी को हम बोल देते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, अब इसमें आवर्त का मतलब क्या है? ठीक है, ये चीज़ें जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ेंगे, आने वाले टॉपिक्स में आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आवर्त, है ना, कि आवर्त का क्या मतलब होता है। ठीक, तो आपने डोबेराइनर त्रिक देखा होगा तो काफ़ी मज़ा आया होगा। आज अभी हम एक और लॉ की बात करने वाले हैं, फिर आगे चलेंगे हम और इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से समझते हुए चलेंगे। आपको किसी भी बात का कोई भी यहाँ पर तकलीफ नहीं होगा। ठीक, और हमारे बोर्ड के सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस बन जाएंगे। मैं ये चैप्टर ख़त्म करने के बाद लास्ट में आपको कुछ बोर्ड के एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी करवा दूंगा और NCERT भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो जिससे कि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट प्रिपेयर हो जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, चलिए, इसी चैप्टर को हम लोग पीरियोडिक टेबल भी बोला करते हैं, आवर्त सारणी, है ना, आवर्त सारणी। ठीक, अब एक्चुअल में ये पीरियोडिक टेबल क्या होती है अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। बेसिकली अभी हम थोड़ा सा बेसिक वाली बातें कर रहे हैं अपने इस चैप्टर में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको बहुत ही एक अच्छा आइडिया मिलेगा इस चैप्टर के बारे में। ठीक, तो आपको पता है कि हाई स्कूल में भी ये चैप्टर हम पढ़ते हैं। ठीक है, बेसिकली ये 11th क्लास में भी चैप्टर होता है केवल पीरियोडिक टेबल के नाम से। फिर वहाँ पर हम काफ़ी डिटेल से चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक, 10th में केवल बेसिक दिया गया है तत्वों के वर्गीकरण को लेकर, उनके अध्ययन को लेकर। ठीक है, किस तरीके से समूह बना, ठीक, इन सभी बातों को लेकर। ठीक, बहुत ही बेसिक ज्ञान। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, जिसका नाम सर क्या है? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, है ना, न्यूलैंड का अष्टक का नियम। ठीक, ये क्या होता है इसको हम समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। हाँ जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। हाँ जी, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। ठीक, तो ये थोड़ा सा मैं रफ कर दूं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकंड लॉ। ठीक है, न्यूलैंड्स का सिद्धांत। ठीक, तो देखिए पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, आपको याद होगा कि हमने डोबेराइनर के त्रिक पढ़े थे। ठीक, जिसे इंग्लिश में डोबेराइनर्स ट्रायड्स बोला जाता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश का आइडिया नाम का होना चाहिए। ठीक, और हमने ये देखा था बेसिकली हम किस पे बात कर रहे थे कि तत्वों का वर्गीकरण किस तरीके से होता है। ठीक है, हमें तत्वों का अध्ययन करना था, तत्वों के गुणधर्म के बारे में हमें जानना था। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग नियम दिए, है ना, विभिन्न नियम दिए। उन नियम को ही अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक, जिसमें से हमने पहला नियम पढ़ा था जो कि हमने फर्स्ट क्लास में देखा। ठीक, पहले नियम में आपको कोई क्लियर है ना, कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। वहाँ पर हमने क्या देखा था कि 3-3 के समूह में तत्वों को रखा गया था। ठीक, और बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे का औसत होता है। ठीक, एंड पिछली क्लास में हमने एक NCERT का टेबल भी देखा। ठीक है, एंड किस तरीके से हमारे पास परिभाषा होती है। तो अगर आप एक बार समझे रहोगे ना तो परिभाषा आप लिख लोगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा समझने पर ध्यान दें। ठीक है, और कम से कम एक उदाहरण आप याद रखें। ठीक है, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में लिख पाएँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। ठीक, चलिए तो पिछली क्लास आपको रिकॉल हो गई। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड लॉ की। ठीक है, सेकेंड लॉ, तो जो अपना सेकेंड नियम है, ठीक है, जिसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, न्यूलैंड्स का अष्टक। ठीक है, अष्टक सिद्धांत। ठीक है, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। ठीक, हाँ जी, चलिए तो आप लोग है ना, ये हिंदी वाली चीज़ें आप संभाल लीजिएगा, बड़ा हो छोटा हो, है ना। तो न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत।
ठीक, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूलैंड्स, है ना, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है जी, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक, देखिए हमें पढ़ तो हम हिंदी में रहे हैं, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं ना उसका हेडिंग आपको इंग्लिश में, हेडिंग का थोड़ा बहुत आपको आइडिया रहेगा तो हम और भी अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे, है ना, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, लेकिन हिंदी मीडियम में है तो हम चीज़ों को हिंदी में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव यानी कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। ठीक, तो पहले हम लिख लेते हैं फिर समझेंगे। ठीक है, पहले पिछली क्लास की तरह कि सबसे पहले आप लिखिएगा पहला एरो, है ना, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो आप लिखिएगा जॉन न्यूलैंड्स ने, ठीक है, एरो लगा के, जॉन न्यूलैंड्स। ठीक, तो न्यूलैंड्स का पूरा नाम है सर जॉन न्यूलैंड्स, तो हम लिखेंगे जॉन, आगे से लिखिएगा, जॉन न्यूलैंड्स ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, जॉन न्यूलैंड्स ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया। ठीक है, जॉन न्यूलैंड्स ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में, है ना, वर्गीकृत किया। ठीक, सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम। ठीक है, एक एक पॉइंट करके मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपको, है ना, एग्ज़ाम टाइम में पढ़ने में आसानी रहे, है ना, नोट्स पढ़ने में आसानी रहे। तो सेकंड पॉइंट लिखिएगा, है ना, उन्होंने उस समय ज्ञात, है ना, उन्होंने उस समय ज्ञात 56 तत्वों को, उन्होंने उस समय ज्ञात 56 तत्वों को, ठीक है, 56 तत्वों को परमाणु द्रव्यमान 1, 56 तत्वों को परमाणु द्रव्यमान 1, परमाणु द्रव्यमान 1 हाइड्रोजन को, परमाणु द्रव्यमान 1 हाइड्रोजन को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में, है ना, उस समय ज्ञात 56 तत्व, है ना, मैंने क्या बोला, उस समय ज्ञात, है ना, 56 तत्व परमाणु द्रव्यमान 1, है ना, वाले तत्व हाइड्रोजन को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते हुए क्रम में, है ना, रखकर, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखकर 56वें तत्व, है ना, थोरियम पर समाप्त किया। 56वें तत्व थोरियम को बोलते हैं TH। 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त किया। ठीक है, अब वीडियो रिपीट कर लेना पीछे। तो क्या हुआ था ना, देखिए उस समय यही ट्रेंड चल रहा था, उस समय प्रवृत्ति यही थी कि हम तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखें। ठीक है, तो जो पहला नियम हमने पढ़ा था डोबेराइनर के त्रिक, उसमें भी क्या था कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में ही था, लेकिन वहाँ पर 3-3 के समूहों में रखा गया था। देखिए पिछला, है ना, पिछली चीज़ें मैं आपको रिकॉल कराता हूँ जिससे कि आपको याद रहे, है ना, बार बार सुनने से ना याद होता है। क्या है कि 9th से जब हम 10th में जाते हैं ना, तो काफ़ी चीज़ें, है ना, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि चीज़ें थोड़ी सी टफ हो जाती है ना, थोड़े से कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक, और एक 10th वाले बच्चे को ना जल्दी चीज़ें समझ में नहीं आती है। ठीक, तो इसीलिए मैं चीज़ों को कई बार रिपीट करता हूँ आपके लिए, जिससे कि आपके मन में, क्योंकि क्या है कि आपके लिए सब चीज़ें पहली बार है ना, आपके लिए ये सारी चीज़ें पहली बार, है ना, जब कोई चीज़ पहली बार ज़िंदगी में आती है ना, तो थोड़ा सा समझ में कम आता है ना, मेरा दिमाग उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, उसकी स्वीकृति नहीं ले पाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे कि आप चैप्टर पढ़ोगे, थोड़ा सा इसके साथ रहोगे, तब आप थोड़ा सा फेमिलियर हो पाओगे चैप्टर के साथ, है ना, थोड़ा सा पारिवारिक हो पाओगे, तब आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपके लिए पहली बार है, सभी नाम पहली बार है, कुछ वर्ड्स हैं जो कि पहली बार आप सुन रहे होगे, है ना, तो धीरे धीरे आपके कानों को सुनने की आदत लग जाएगी, जो मैं बार बार चीज़ों को रिपीट करूँगा तब। ठीक है, तो डोबेराइनर के तरीके में क्या था, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझे। वहाँ पर भी क्या था, मेन क्या था कि वैज्ञानिकों ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान को आधार रखा, है ना, यानी कि सर हम परमाणु द्रव्यमान के आधार को, है ना, मतलब कि उसके बढ़ते हुए क्रम में ही रखते हैं, तभी सभी चीज़ें उनको दिखती थी। ठीक, तो डोबेराइनर ने क्या किया था, परमाणु तत्वों के द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। ठीक, लेकिन वहाँ पर 3-3 का समूह रखा था। ठीक है, उनकी बात अलग।
न्यूलैंड ने क्या किया, इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखा और उस समय ज्ञात 56 तत्व थे। ठीक है, तो 56 तत्वों में परमाणु द्रव्यमान 1 यानी कि हाइड्रोजन से लेकर द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा और 56वें तत्व यानी कि थोरियम पर उसे समाप्त किया, है ना। 56वां तत्व यानी कि सर थोरियम पर उसे समाप्त किया। ठीक है, तो ये सारी बातें। ठीक, यहाँ से थोरियम से हमें कोई भी मतलब नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मेन मकसद यहाँ पर क्या समझना है कि तत्वों का परमाणु द्रव्यमान उसी के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। ठीक, अब आगे लिखिएगा अगला पॉइंट जो कि हमारे काम का है, अगला पॉइंट। ठीक है, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि थोड़ा सा सर्दी का मौसम चल रहा है ना आजकल, ठंडी वाला। ठीक है, लगता है कि छींक आएगी फिर नहीं आएगी। ठीक है, हाँ मैंने क्या बोला, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्व से गुणधर्म में समानता रखता है। प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्व से गुणधर्म में समानता रखता है। ठीक है, इसलिए आगे लिखिएगा, अब वीडियो रिपीट कर लेना। ठीक, मैं फिर से बोल देता हूँ। ठीक, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्व से गुणधर्म में समानता रखता है, इसलिए इन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की। संगीत के अष्टक, है ना। जो मैं बोल रहा हूँ ना वही आपको लिखना है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, है ना। जो मैं बोल के लिखवा रहा हूँ वही आपको लिखना है। ठीक है, संगीत के अष्टक से की। ठीक, इसलिए उसी के आगे लिखिएगा, इसलिए इस नियम को न्यूलैंड्स का अष्टक नियम या न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, या न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत कहते हैं। ठीक, चलिए क्या कहानी है। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा, और जब बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो वो ये पाते हैं कि प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्व से समानता रखता है ना। तो हम चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्व से समानता रखता है। ठीक है, अभी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएगा। ठीक, अब इसकी तुलना इन्होंने संगीत के अष्टक से की। अब देखिए संगीत में मुझे पता है, संगीत यानी कि सॉन्ग, गानों में। ठीक है, गाने का अगर आपको आइडिया हो तो संगीत में क्या होता है, 7 सुर होते हैं, 7 सुर। अभी आपको याद करवाता हूँ, 7 सुर होते हैं संगीत में, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, 7 सुर, सा रे गा मा पा धा। ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी तक 7 सुर। ठीक, नी के बाद जो 8वां सुर आएगा सा, ये पहले सुर के साथ समानता रखता है। क्यों, देखिए सा रे गा मा पा धा नी, 7 सुर। अब 8वां आएगा सा, ये पहले वाले के साथ समानता रखता है। ठीक, तो आपको समझ में आता है कि जिस तरीके से सर संगीत में 8वां सुर पहले सुर से समानता रखता है, ठीक उसी प्रकार अपने रसायन विज्ञान में, है ना, न्यूलैंड्स के अकॉर्डिंग, इनके अनुसार जब तत्वों को उनके हम परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, तो जैसे ही बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे ना, तो जो 8वां तत्व आएगा वो पहले तत्व से गुणधर्म में समानता रखता है। इसलिए इस नियम को हम क्या बोलते हैं हम सर, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम या फिर न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। अष्टक का मतलब संगीत के अष्टक से तुलना करना। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। चलिए अब मैं इसके, है ना, इसके बिहाफ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ और एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। तो इस एग्जाम्पल को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कम से कम अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत को परिभाषित कीजिए तथा, है ना, तथा उदाहरण सहित समझाइए, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। जितना भी कुछ मैंने आपको समझाया वो आप उसे अपनी भाषा में लिख सकते हो। ठीक, ये चीज़। चलिए एग्जाम्पल क्या है देखें आप, एग्जाम्पल भी हम याद रख सकते हैं। देखो जैसे कि लिथियम, है ना, बेरिलियम, बोरॉन, है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, एंड सोडियम। ठीक, तो आप देखो जरा
इसे हम ऐसे पढ़ते हैं, ठीक, ली बे बक ना ओफ ने, ठीक। अब देखो ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक। तो संगीत के हिसाब से है ना, सातवें के बाद जो आठवां आएगा पहले के साथ समानता रखता है ना, यानी कि आठवां पहले के साथ समानता रखता है, ठीक। तो हम आठवें को इधर लिख देते हैं, आठवें को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ये चीज़। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है ये, ठीक, आठवां ये चीज़, यानी कि मुझे लिथियम और सोडियम को एक साथ एक ग्रुप में रखना चाहिए, है ना, क्योंकि प्रत्येक आठवां पहले से समानता रखता है, ठीक। तो इसका मतलब यही था। अब देखिए जैसे कि सुर होता है, सुर में क्या था सर, देखिए सा रे गा मा, ठीक है, पा धा नी, ठीक, 7 तक हो गए। अब आठवां, जब आठवां आएगा सा, यानी कि सर आठवां पहले सुर के साथ समानता रखता है, ठीक। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि जैसे संगीत में, ठीक है, आठवां सुर पहले सुर से समानता रखता है, ठीक, उसी प्रकार अपने केमिस्ट्री में जो आठवां तत्व होगा वो पहले तत्व से समानता रखेगा, ठीक है। तो इसे हम एक ही वर्ग में, है ना, एक ही समूह में रखेंगे इन तत्वों को, क्योंकि इन तत्वों के गुणधर्म समान होंगे, ठीक है। इसी को हम सर क्या बोलते हैं, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, ठीक, ये चीज़। चलिए एक एनसीईआरटी में टेबल है, मैं उस टेबल से आपको समझाता हूँ तो थोड़ा सा आपको और भी अच्छा आइडिया होगा, ठीक। और न्यूलैंड के इस नियम में कुछ सीमाएं भी हैं, सीमाएं मतलब लिमिटेशंस, है ना, कहाँ पर ये फेल हो जाता है, तो लिमिटेशंस हो सकता है अपने एग्जाम में पूछी जाए, ठीक है। तो हम सारे टॉपिक्स पे बात कर लेंगे, ठीक है। देखिए तो पिछली क्लास की तरह आपने देखा होगा कि एक आपको टेबल दिखी थी स्क्रीन पे, ठीक है, मैं हो सकता है कि यहाँ तक रहूँ, ठीक। तो अभी आपको एक टेबल दिखेगी स्क्रीन पर, ठीक है, उस टेबल को आप देखेंगे और मैं आपको टेबल समझाता चलूँगा, ठीक है। तो देखिए टेबल आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, ठीक है जी। मैं जितना हो सकता है कि इधर रहूँ जिससे कि आपको टेबल देखने में आसानी रहे, ठीक है, यहाँ तक मैं दिख रहा हूँगा, ठीक। तो देखिए आपको टेबल दिख रही होगी इधर से, ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है, टेबल दिख रही है इधर से, ठीक। आप देखो सा वाले समूह में, ठीक, सा वाले समूह में ये समूह होता है, इसे बोलते हैं हम समूह, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है, ऐसे। आप देखिए सारणी में सा वाले समूह में क्या क्या है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, कोबाल्ट है CO तथा निकिल Br, ठीक है, दिख रहा है। रे वाले समूह में देखिए आप, रे वाले में सर लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, Cu कॉपर है, ठीक है, रुबिडियम है, Rb, ठीक है। गा वाले में देखिए आप Be बेरिलियम, Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, जिंक, फिर Sr स्ट्रोंटियम, दिख रहा है, ठीक। इसी प्रकार से मा पा धा नी में, है ना, ग्रुप्स में हमारे पास तत्वों को अरेंज किया गया है, उनको सर, है ना, व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। तो आप देखो अगर मैं इस टेबल से आपको समझाऊं, देखिए जो लिथियम है Li, ठीक है, लिथियम से लेकर आप गिनना स्टार्ट करो तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ तक 7 नंबर हो गया, है ना, लिथियम 1, बेरिलियम 2, है ना, बोरोन 3, ऐसे करते करते सर फ्लोरीन पे ना 7 तक आता है। अब आठवां क्या है सर, सोडियम, आठवां क्या है, सोडियम, है ना, यानी कि लिथियम और सोडियम को मुझे एक साथ एक समूह में रखना चाहिए, है ना, क्योंकि सोडियम 8वें नंबर पे आता है और 8वां पहले के साथ, है ना, गुणधर्म में समानता रखता है इनके नियम के अनुसार, ठीक है। तो यानी कि सर लिथियम और सोडियम के गुणधर्म समान है, ठीक। इसी प्रकार सोडियम और पोटेशियम यानी कि के, पोटेशियम का भी गुणधर्म समान है, ठीक। सर कैसे, सोडियम से अगर आप गिनना चालू करो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर पोटेशियम, ठीक है, आप टेबल में देख पा रहे हो। तो सोडियम से अगर आप गिनना चालू करोगे तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, Al, सिलिकॉन, Si, तो सर Cl तक ना 7 नंबर होते हैं, है ना, 1 2 3 4 ऐसे 7। फिर आठवां क्या आता है सर, पोटेशियम, यानी कि सर आठवां पहले के साथ गुणधर्म में समानता रखता है, यानी कि सर सोडियम और पोटेशियम को मुझे एक समूह में रखना चाहिए, जो कि इन्होंने ऐसा रखा हुआ है, ठीक। तो ये टेबल को देखकर यही हमें समझ में आता है, ठीक, जो कि मैंने आपको समझाया, ठीक है जी। एक एग्जाम्पल आप ऐसे याद रखिएगा और ऐसे हम लोग न्यूलैंड का अष्टक नियम लिख देंगे, ठीक। चलिए तो न्यूलैंड का अष्टक नियम बस इतना ही था जो मैंने आपको समझाया। अब लिखते हैं हम लोग न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाएं,
ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको सीमाएं समझाऊँ इस टेबल से। क्या हुआ था कि जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है, इसकी सीमा, पहली सीमा ये है कि ये केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, केवल कैल्शियम पर ही ये लागू होता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो आप देखिए गा वाला समूह, गा वाले समूह में आपको दिख रहा होगा बेरिलियम, Be, Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम। ठीक है, गा वाला समूह। ठीक, तो जो कैल्शियम है ना, Ca कैल्शियम, कैल्शियम तक ही न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत लागू रहता है। ठीक है, कैल्शियम तक ही लागू रहता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कैल्शियम के बाद जो तत्व आते हैं ना, कैल्शियम के बाद जो तत्व आते हैं उन तत्वों पर इनका नियम लागू नहीं होता है, इनका नियम लागू नहीं होता है। यानी कि कैल्शियम के बाद वाले तत्वों को अगर उनके हम परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखें तो प्रत्येक 8वां पहले तत्व के साथ समानता नहीं दिखाता है। यानी कि सर कैल्शियम के बाद इनका नियम फेल हो गया, इनका नियम फेल हो गया, जो कि हमें अपने दिल और दिमाग में बैठा के रखना है। ठीक है, तो सर पहली सीमा, पहली लिमिटेशंस की इनका नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू रहता है। ठीक है, ये चीज़। चलिए दूसरा क्या है, इन्होंने कुछ असमान वाले तत्वों को एक साथ रखा है ना, मतलब कि कुछ ऐसे तत्वों को एक साथ रख दिया जिनके गुणधर्म समान नहीं थे, है ना, मतलब कि उनके गुणधर्म अलग अलग होते हैं। जैसे आप देखो सा वाला समूह, सा वाला इधर से आपको दिख रहा होगा, सा रे गा मा, है ना, सा वाला समूह आप देखो, सा वाले समूह में हमें दिख रहा है कि सर हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है, फिर CO कोबाल्ट है, Na निकिल है, फिर Br है। ठीक, दिख रहा है। इन्होंने कोबाल्ट तथा निकिल को एक साथ रखा, कोबाल्ट तथा निकिल, कोबाल्ट सर क्या, CO। ठीक है, कोबाल्ट तथा निकिल को एक साथ रखा है ना, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कोबाल्ट और निकिल के गुणधर्म फ्लोरीन, क्लोरीन तथा ब्रोमीन से नहीं मिलते हैं, है ना। कोबाल्ट तथा निकिल के गुणधर्म फ्लोरीन, क्लोरीन तथा ब्रोमीन से नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये इनके नियम की एक सीमा है भाई साहब। जब, है ना, एक समूह में रखने का पीछे का तर्क क्या है कि एक समूह में आप तभी रख रहे थे ना जब उनके गुणधर्म समान थे, लेकिन यहाँ तो सर कोबाल्ट और निकिल, कोबाल्ट तथा निकिल के गुणधर्म फ्लोरीन, क्लोरीन तथा ब्रोमीन से नहीं मिलते हैं, फिर भी इन्होंने इन्हें एक साथ समूह में क्यों रख दिया, है ना। तो ये इनके नियम की एक सीमा है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई बात। अब देखिए आपको नी वाले समूह में सा रे गा मा पा धा नी वाले समूह में आपको दिख रहा होगा ऑक्सीजन, O सल्फर, ठीक है, Fe आयरन, ठीक है, फिर नीचे क्या है, सेलेनियम है, Fe। ठीक है, Fe आयरन को मुझे ध्यान देना है। अब देखिए आयरन के जो गुण है ना, Fe आयरन के गुण निकिल तथा कोबाल्ट से मिलते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जानकारी है आपके लिए, है ना, कि सर आयरन के गुण निकिल तथा कोबाल्ट से मिलते हैं, तो इनको तो साथ में रखना चाहिए था ना, यानी कि आयरन को निकिल तथा कोबाल्ट के साथ में रखना चाहिए था। ठीक, लेकिन इन्होंने देखिए आयरन को तो नी वाले ग्रुप में रखा है, जबकि कोबाल्ट और निकिल को, कोबाल्ट तथा निकिल को सा वाले ग्रुप में रखा है। तो इन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग रख दिया, है ना। आयरन और कोबाल्ट और निकिल को साथ में रखना चाहिए था, तो इन्होंने इसको अलग अलग रख दिया। तो ये इनके नियम की एक सीमा है, और असमान वाले को साथ में रख दिया जैसा कि सा वाला ग्रुप। ठीक है, ये इनके नियम की सीमा है। ठीक, अब ऐसा ही, तो मेरे ख्याल से आपको ये टेबल समझ में आ गई। ठीक है, बहुत ही अच्छे से। ठीक, तो इस प्रकार ये इनके नियम की सीमा है। अब देखिए आगे चल के ना, जैसे जैसे और भी खोजें हुई, तो हमारे पास अक्रिय गैसें खोजी गई जिन्हें हम नोबेल गैस बोलते हैं। ठीक है, अक्रिय गैसें होती हैं हीलियम, है ना, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, जो कि हम आगे चल कर भी पढ़ने वाले हैं। ठीक, फिलहाल आपके दिमाग में एक पहला वर्ड घुसा, अक्रिय गैसें। ठीक, तो जैसे जैसे भविष्य में अक्रिय गैसें खोजी गई तो उन गैसों पर इनका नियम लागू नहीं हुआ। ठीक है, और इनका तो सर मानना था कि उस समय 56 तत्व ज्ञात है ना, 56 तत्व जो हमने लिखा था पिछले अभी, है ना, तो उस समय ज्ञात इन्होंने 56 तत्व की ही भविष्यवाणी की थी। उनका ये कहना था कि सर 56 तत्वों के बाद भविष्य में और तत्व नहीं खोजे जाएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं था ना, भविष्य में और तत्व खोजे गए। अब इन तत्वों पर इनका नियम लागू नहीं हुआ, है ना, यानी कि प्रत्येक 8वां पहले के साथ समानता नहीं रखता है। ठीक, तो इस तरीके से इनके नियम का असफल हो गया और इनके नियम को, है ना, अलग कर दिया गया, अस्तित्वहीन कर दिया गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इतनी कहानी सुनने के बाद अब ये समझ में आता है कि सारे गामा पाधा नी, यानी कि संगीत के सुरों से तुलना करना, क्योंकि प्रत्येक 8वां पहले के साथ समानता रखता है। ठीक है, और इनका अष्टक का सिद्धांत क्या है। ठीक है, और उस समय इन्होंने 56 तत्वों को, है ना, तत्वों के बारे में बात की थी, क्योंकि उस समय 56 तत्व ज्ञात थे।
ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या है। आप इतनी कार्य सुनने के बाद, इतनी सारी चीज़ें सुनने के बाद आप इन नियम्स को अपने मन से बना के भी अपने शब्दों में लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको इसमें किसी भी टाइप में कोई भी तकलीफ नहीं होगा, और इस टेबल से भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक। अब आप हेडिंग लिखिएगा न्यूटन्स, है ना। हेडिंग क्या लिखेंगे? न्यूटन में बोल रहा हूँ, न्यूलैंड्स के नियम की सीमाएँ, है ना। न्यूलैंड्स के नियम की सीमाएँ, ठीक है। मैं इंग्लिश में आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है। आप हेडिंग लिखना, ठीक है, हेडिंग लिख लेना, ठीक है। मैं इसमें क्या बताऊँ आपको, न्यूलैंड्स के नियम की सीमाएँ, ठीक है। हिंदी तो आप लिख सकते हो, क्यों? लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ, मैं इंग्लिश लिख देता हूँ, क्यों? हाँ जी, लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ, ठीक है। तो मैं ये पूरा वीडियो मैं एक हिंदी मीडियम के बच्चों को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ, है ना, जिससे कि आपको कोई तकलीफ ना हो, है ना, चीज़ें आपको समझने में आसानी हो। तो थोड़ा सा लंबा लेक्चर होता है। हम भले एक चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे कि आप बोर्ड में जाके लिखाओ, है ना। मेरे पढ़ाने का मकसद ये है कि आप बोर्ड में जाकर कॉपी पेन, है ना, उसमें लिख पाओ, तो आपके नंबर्स आए, मार्क्स आए। या फिर स्कूल में एग्जाम्स में होते हैं, तो स्कूल एग्जाम्स में भी आप अच्छा परफॉर्म करो, है ना, स्कूल के एग्जाम में भी आप अच्छा परफॉर्म करो, ठीक। तो लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ, तो जो मैंने आपको बताई, एक एक करके हम लोग लिमिटेशंस को लिखते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से ऑफलाइन वाली फील होती है, ठीक उसी प्रकार से आप लोग लिखिएगा, है ना। और क्या क्या उधर सामने, है ना, आपकी चीज़ों की, आपके माइंड के पीछे क्या चलता है, उसे भी मैं आपको, है ना, उसे भी मैं चीज़ों को समझता चलूँगा, आपके माइंड के अंदर क्या क्या चल रहा है, ठीक है। आपके डाउट्स को मैं समझता चलूँगा, तो आपके पूछने से पहले ही मैं बता दूंगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहता है ना, हालांकि आपको डाउट रहना नहीं चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है, पूछिएगा, ठीक। चलिए, तो लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ में हम लिखेंगे, ठीक। पहला लिमिटेशंस लिखिए, इनका नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, ठीक। पहला नियम हम ऐसे लिखेंगे, पहला, ठीक। पहला नियम लिखिएगा आप, इनका नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू रहता है। इसी के आगे लिखिएगा, क्योंकि आने वाले तत्वों में प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्व के साथ समानता नहीं रखता है, ठीक है। क्योंकि आने वाले तत्वों में प्रत्येक आठवां तत्व पहले वाले तत्व के साथ समानता नहीं रखता है, ठीक है, लिख लिया। तो जो मैंने आपको समझाया कि कैल्शियम तक ही लागू रहता है, आगे लागू नहीं रहता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ठीक है। उनका मानना था कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही है। उनका मानना था कि प्रकृति में केवल 56 यानी कि 56 तत्व ही है ना, तथा भविष्य में और तत्व नहीं खोजे जाएंगे, है ना। इसी के आगे लिखेंगे हम, परंतु भविष्य में खोजे गए तत्वों पर इनका नियम लागू नहीं होता है। सर आप बहुत तेज बोल रहे हैं, है ना। देखिए मैं तेज़ नहीं बोल रहा हूँ, मैं, है ना, वीडियो के टाइम को रखता हुआ बोल रहा हूँ। आप वीडियो को ना रिपीट कर सकते हो ना, कई बार रिपीट कर सकते हो। मैं ही वीडियो में रिपीट करूँगा ना, तो उससे थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। दुनिया में आदमी लंबी वीडियो देखना चाहता नहीं है ना। हालांकि मैं ज़बरदस्ती छोटी वीडियो कर रहा हूँ, हालांकि मैं चाहूँ तो हर वीडियो 1-1 घंटे कर सकता हूँ, है ना, लेकिन छोटी वीडियो ही देखना चाहता है आदमी, है ना। आदमी की डिमांड यही कि सर 5 मिनट में मैं सब कुछ समझ लूँ। तो भाई साहब 5 मिनट में आप सब कुछ नहीं समझ सकते हो, मजबूरी है। बहुत सारी बातें मुझे आपको बोलनी पड़ेगी, बहुत सारे वर्ड्स मुझे आपके लिए बोलने पड़ेंगे, है ना, आपके दिमाग में बैठाना पड़ेगा, तभी चीज़ें समझ में आती है, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या बोला, मैं ही भूल गया, है ना, कि तथा भविष्य में खोजे गए तत्वों पर इनका नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। यानी कि इनके हिसाब से 56 तत्व ही ज्ञात है ना सर। भविष्य में और तत्व नहीं खोजे जाएंगे, है ना, लेकिन भाई सब तत्व तो मिले, और भी तत्व मिले, अब इन तत्वों पर इनका नियम लागू नहीं होता है, तो ये इनकी एक सीमा, ठीक है। सेकंड पॉइंट हो गया मेरे ख्याल से। थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम लोग। सर सेकंड पॉइंट हो गया क्या? हाँ, थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम लोग। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे हम, ठीक है। इन्होंने असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ समूह में रखा। इन्होंने
असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ समूह में रखा। इन्होंने असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ समूह में रखा, है ना, समूह में रखा। उदाहरण के लिए है ना, कोबाल्ट तथा निकिल को, उदाहरण के लिए कोबाल्ट तथा निकिल को, है ना, कोबाल्ट तथा निकिल को, है ना, फ्लोरीन, है ना, क्लोरीन तथा ब्रोमीन के साथ रखा। कोबाल्ट तथा निकिल को फ्लोरीन, क्लोरीन, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन तथा ब्रोमीन के साथ रखा, है ना, किंतु इनके गुण इनसे भिन्न हैं, किंतु इनके गुण इनसे भिन्न है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया जो मैंने अभी आपको एक सारणी दिखा के समझाया था कि कोबाल्ट तथा निकिल को इन्होंने सा वाले समूह में रखा था, है ना, सारे गामा के हिसाब से, और वहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकिल, फिर क्या था, ब्रोमीन था। तो कोबाल्ट निकिल के गुणधर्म फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो वही वाली बात। चलिए नेक्स्ट बिंदु लिखिएगा। नेक्स्ट बिंदु लिखेंगे हम लोग, इन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग रख दिया। इन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग रखा। ठीक है, इन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग रखा। ठीक है, उदाहरण के लिए आयरन के गुणधर्म, उदाहरण के लिए आयरन Fe, आयरन के गुणधर्म कोबाल्ट तथा निकिल से मिलते हैं। आयरन के गुणधर्म कोबाल्ट तथा निकिल से मिलते हैं, है ना, जबकि इन्होंने इन तत्वों को अलग अलग रखा। जबकि इन्होंने इन तत्वों को अलग अलग रखा, है ना। आयरन के गुणधर्म कोबाल्ट तथा निकिल से मिलते हैं, जबकि इन्होंने इन तत्वों को अलग अलग रखा। ठीक है, तो जो मैं समझाया उस हिसाब से थोड़ा सा मैं फास्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका है कि सर आयरन के गुण जो कि नी वाले समूह में रखा था ना, आयरन के गुणधर्म कोबाल्ट तथा निकिल से मिलते थे, लेकिन इन्होंने इनको अलग अलग रख दिया। यानी कि सर समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग रख दिया और असमान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रख दिया, है ना, असमान वाले को। तो ये इनके नियम की सीमा है, ये इनके नियम की सीमा है। ठीक है, तो एक लास्ट हम लोग और लिख लेंगे, लास्ट आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अक्रिय गैसों ब्रैकेट में नोबेल गैस, अक्रिय गैसों ब्रैकेट में नोबेल गैस, है ना, अक्रिय गैसों, अक्रिय लिख लोगे आप। देखिए मैं इतना, है ना, उम्मीद रखता हूँ कि आप हिंदी कम से कम लिख लोगे, है ना, क्योंकि हिंदी मेरी तकलीफ़ है ना, हिंदी में लिखना तकलीफ़ है। हिंदी में मैं मात्राओं को अलग अलग, मात्राओं को मैं गलत लिख सकता हूँ, है ना, छोटा को बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आप हिंदी सही से लिखोगे। ठीक, चलिए, तो सर क्या बोला आपने? आपने ये बोला कि अक्रिय गैसों ब्रैकेट में नोबेल गैस के आविष्कार के बाद, है ना, इनका सिद्धांत पूर्णतः, है ना, अक्रिय गैसों ब्रैकेट में नोबेल गैस के आविष्कार के बाद इनका सिद्धांत पूर्णतः असफल कर दिया गया। इनका सिद्धांत पूर्णतः असफल कर दिया गया, है ना। आप वर्ड या फिर आप लिख सकते हो इनका सिद्धांत पूर्णतः अस्तित्वहीन कर दिया गया, है ना। अस्तित्वहीन नहीं बोल सकते क्योंकि कैल्शियम तक तो चला ही ना, वहाँ तक लागू रहता है। पूर्णतः असफल हो गया, पूर्णतः असफल कर दिया गया। ठीक है, यहाँ तक लिखते हैं हम लोग, समझ गए ये चीज़। तो ये हो गया हमारे पास न्यूलैंड्स के नियम की सीमाएं, न्यूलैंड्स के नियम की सीमाएं। और न्यूलैंड का नियम क्या होता है उसको हमने समझा, मैं बाकायदा सारणी के साथ समझा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, है ना। मेरे ख्याल से एक 10th क्लास का बच्चा जो हिंदी मीडियम का है वो यहाँ तक इतना वो पढ़ ले, है ना। इन दिनों में वो ऑनलाइन इतना पढ़ ले ना, वीडियो से इतना पढ़ ले, है ना, तो उसका जो घड़ा है ना वो भर जाता है ना, उसके मन की, है ना, जो पढ़ने की इच्छा वो ख़त्म हो जाती है ना। लेकिन अगर एक बहुत ही अच्छा बच्चा है तो वो चाहता है कि भाई चलती रहे, क्लास चलती रहे। ठीक है, तो बेसिकली हाई स्कूल के अकॉर्डिंग, है ना, इतना, है ना, वीडियो का ड्यूरेशन लेंथ रखना सही है। ठीक है, हम आज इतना पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मेंडलीफ का आवर्त सारणी क्या होता है ना। फिर अगली क्लास से बहुत ही ज़्यादा, अभी तो बेसिक चल रहा था ना, अगली क्लास से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो सब है भाई, जो आ गया वही इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन आपको कोई तकलीफ नहीं होगी अगर आपने ईमानदारी से लेक्चर्स अटेंड किया है, ईमानदारी से जो मैं बोला हूँ उसको किया है,
बाकायदा नोट्स बनाए हैं, कॉपी प्रिपेयर किए, नोट्स बनाया है ना, जैसे जैसे मैं बोल के लिखवा रहा हूँ ऐसे ऐसे आपने किया ना, तो आपको लास्ट टाइम में बोर्ड एग्ज़ाम के पास है ना, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। जो जो चैप्टर आप यहाँ पढ़ लोगे ना, उसमें आपको किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं रहेगा, क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, क्वेश्चंस अपने सिलेबस से आते हैं, है ना। इंडिया में जो भी एग्जाम्स होता है या फिर दुनिया में जो भी एग्जाम्स होते हैं, उनका एक सिलेबस फिक्स है कि सर इसी सिलेबस से आएगा, इतने सही आएगा। अगर हम सिलेबस पूरा कंप्लीट करते हैं, सिलेबस पूरा अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो है ना, कोई भी डाउट नहीं है कि हम एग्ज़ाम में ना करके आ पाएँ, ठीक है। और मैं आपको बताता भी चल रहा हूँ कैसे हमें एग्ज़ाम में लिखना है, कैसे चीज़ों को याद रखना है ना। तो जितना हम समझे रहेंगे उतना ही हम वहाँ पर लिख पाएंगे। रटने का कोई मतलब नहीं है ना, सब कुछ समझने का मतलब है। कैसे हम तर्कपूर्ण समझेंगे, कैसे हम लॉजिकली चीज़ों को समझेंगे, वो भी मैं आपको क्लास में समझाता जा रहा हूँ, ठीक है। तो हम ऐसे समझ के काम करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कहानी समझ में आ गई आपको, सीमाएँ तक। अब मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, ठीक है। तो अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।